अभी हाल ही में एक खबर निकल कर आई है कि भारत और चीन ने दोनों ने अपनी सेना को 4 जगहों जो कि विवादित क्षेत्र था वहां से अपने अपनी सेना को पीछे था उस पर आक्रमण करके उसको भी कब्जा कर लिया। और अभी फिलहाल में देखा जाए तो चीन के साथ जितने भी देशों की सीमा लगती है, चाहे वो समुद्री सीमा हो चाहे स्थलीय सीमा हो, जिस प्रकार की भी सीमा चीन के साथ लगती हो, उन सभी देशों का चीन के साथ विवाद है कि दुनिया की इकलौती आर्मी है पीएलए जिसको कि दूसरे देशों की जमीन कब्जाने की भी ट्रेनिंग दी जाती है, क्योंकि उनकी एक खून में भरा हुआ है कि दूसरे देशों की जमीन उसके सैनिक पूरी तैयारी के साथ आए थे। वो जो बड़े बड़े डंडे होते हैं उसमें वो कटीले तार लपेट करके लेकर के यहाँ पे आए थे हमारे सैनिकों से लड़ने के लिए। अब हमारे सैनिकों को पता नहीं था। अब जब वो आए तो हमारे सैनिक जब उसको खदेड़ने गए तो उस कटीले तार वाले डंडे से भारतीय सैनिकों पर हमला कर दिए। इससे भारत के 20 सैनिक शहीद हुए, जबकि चीन इतना छोटा देश है तो उसने अपने सैनिकों का डाटा। जय हिंद दोस्तों, मैं अंकुर सिंह स्वागत करता हूँ आपका इंटरनेशनल न्यूज फैक्ट्री में। आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं एलएसी के बारे में, जो कि भारत और चीन के बीच की एलएसी रेखा है जो कि भारत और चीन को डिवाइड करती है। वो एलएसी ही बॉर्डर मानी जाती है, जिसका मतलब है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। अभी हाल ही में एक खबर निकल कर आई है कि भारत और चीन ने दोनों ने अपनी सेना को 4 जगहों जो कि विवादित क्षेत्र था वहां से अपने अपनी सेना को पीछे हटा लिया है। तो ये न्यूज कैसे निकल कर आई और कहां से निकल कर आई, इन सब के बारे में हम लोग डिटेल से समझते हैं। तो आइए समझते हैं इन सब के बारे में। हमारे देश के विदेश मंत्री एस जयशंकर साहब अभी हाल ही में स्विट्जरलैंड की यात्रा पर गए हुए थे, जहां उन्होंने एक इंटरव्यू देते हुए इंटरव्यू के बयान में इंडिया चाइना बॉर्डर इशू के बारे में बात करते हुए उन्होंने बताया कि अभी हाल ही में हुए हम दोनों देशों ने, भारत और चीन ने एक दूसरे से बातचीत करके और अपने 75% बॉर्डर इशू को सॉल्व कर लिया है। मतलब जो हमारा सीमा विवाद था वो 75% हल हो चुका है। अभी जयशंकर साहब का बयान आया ही, हमारे विदेश मंत्री की इस बयान के कुछ घंटों के पश्चात ही एक और न्यूज मार्केट में आ गई। दरअसल हमारे देश के चाणक्य कहे जाने वाले एनएसए अजित डोभाल जी अभी रूस के आधिकारिक विजिट पर गए हुए थे। वहां पर ब्रिक्स एनएसए की मीटिंग में गए हुए थे, जहां उन्होंने इस ब्रिक्स एनएसए की मीटिंग से इतर एक और बैठक की, और वो बैठक की चीन के विदेश मंत्री वांग यी के साथ। वांग यी के साथ उन्होंने बैठक की। इसके बाद से वांग यी ने जब इस बैठक के बारे में इंटरव्यू मीडिया रिपोर्ट वालों को बताना शुरू किया तो उन्होंने भी यह कहा कि भारत और चीन के बीच जो विवाद था वो भी हल हो चुका है और सीमा पर एलएसी पर जो इस समय की स्थिति है वो नियंत्रण में है, मतलब अनियंत्रण में नहीं है। देखिए, दरअसल बात है ना कि चीन एक विस्तारवादी नीति वाला देश है। वो हमेशा से ही उसकी आदत है कि वो दूसरे देश की जमीन पर जा करके और उसको कब्जा करता है, उसको हड़प लेता है। इस प्रकार से उसकी आदत शुरू से ही रही हुई है। जैसा कि आपने देखा है तो उसने जो तिब्बत था उस पर आक्रमण करके उसको भी कब्जा कर लिया। और अभी फिलहाल में देखा जाए तो चीन के साथ जितने भी देशों की सीमा लगती है, चाहे वो समुद्री सीमा हो चाहे स्थलीय सीमा हो, जिस प्रकार की भी सीमा चीन के साथ लगती हो, उन सभी देशों का चीन के साथ विवाद है ही। क्योंकि चीन एक ऐसा देश है, वो किसी भी दोस्त, क्योंकि चीन का जो बॉर्डर लगता है वो छोटे मोटे देशों के साथ लगता है। भारत ही एक ऐसा देश है एशिया में, और एक उधर रूस से उसका बॉर्डर लगता है, जो दोनों देश सक्षम है चीन का मुकाबला करने में। बाकी जो छोटे छोटे देश है ना, उनमें इतनी ताकत नहीं है कि वो चीन की आक्रामकता का मुकाबला कर सके डटकर। तो चीन इसका बहुत ही बेखूबी फायदा उठाता है। वो क्या करता है कि धीरे धीरे उनकी जमीन को हड़पने लगता है और बाद में उस पर अपना दावा करने लगता है। हमको तो ये लगता है कि दुनिया की इकलौती आर्मी है पीएलए जिसको कि दूसरे देशों की जमीन कब्जाने की भी ट्रेनिंग दी जाती है, क्योंकि उनकी एक खून में भरा हुआ है कि दूसरे देशों की जमीन को हड़पते हैं। वो लोग क्या करते हैं ना कि धीरे धीरे दूसरे की जमीन को कब्जाते हैं और धीरे धीरे दूसरे की जमीन को अपने नियंत्रण में लेते हैं। और दूसरे देश की आर्मी सोचती है कि वो आया है पेट्रोलिंग में, कुछ समय बाद वो पीछे चला जाएगा। लेकिन कुछ समय के पश्चात ऐसा क्या होता है कि वो उस जमीन पर अपना दावा करने लगता है कि ये जमीन मेरा है, और वो आक्रामक तरीके से आक्रामक रवैया अपनाता है जिसका मुकाबला छोटे देश नहीं कर पाते हैं, और बाद में उसे विद्रोह करके ही रह जाते हैं, और बाद में चीन उन जमीन को हड़प लेता है। तो चीन इस प्रकार से अपने सैनिकों को शायद ट्रेनिंग दे रखा है कि इस प्रकार से दूसरे देशों की जमीन को कब्जा करना है। एक कब्जा ठीक उसी प्रकार है जैसे यूपी बिहार में किसान खेतों पे कब्जा करते हैं। एक किसान दूसरे किसान खेत के बीच में जो मेड़ होता है वो क्या करता है कि धीरे धीरे जब सीजन आता है ना तो कुदाल से उसको कोड़ देता है, और फिर क्या करता है दूसरा किसान सोचता है कि क्या करना है, कोड़ा ही तो है, जब अगले सीजन में इस मेढ़ी को बांध दिया जाएगा। लेकिन क्या होता है कि बाद में वो उस पर अपना दावा करने लगता है। अब जो किसान कमजोर होगा वो ज्यादा इसके चक्कर में पड़ता नहीं है, फिर उसको अपनी जमीन गंवानी पड़ जाती है कुछ समय के लिए से। तो इस प्रकार चीन का भी ऐसा ही रवैया है। आपको क्या लगता है? हमको तो यही लगता है कि यूपी बिहार के जो किसान है उनको भी चाइना बॉर्डर के पास ही भेज देना चाहिए। वो धीरे धीरे
कुछ ही सालों में आधा चाइना और इधर आधा पाकिस्तान को कब्जा कर लेंगे। एलएसी और एलओसी का मानेंगे ही नहीं वो कुछ लोग, धीरे धीरे उस बॉर्डर को भी अपने एरिया में मिला लेंगे वो लोग। आपको क्या करना है कमेंट में जरूर बताइएगा। देखिए, भारत और चीन के बीच में जो सीमा है ना, उसे एलएसी कहा जाता है, मतलब लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल इसका नाम है। एलएसी का पूरा नाम क्या है? लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल एलएसी का पूरा नाम है। भारत ने इस पूरे एलएसी को अपने दृष्टिकोण से 3 भाग में बांट रखा है। एक का नाम रखा है ईस्टर्न सेक्टर, एक का नाम रखा है मिडल सेक्टर और एक का नाम रख दिया है वेस्टर्न सेक्टर। इसके अंतर्गत उन्होंने जो सीमावर्ती राज्य हैं उनको डिवाइड कर दिया है। हमारे ईस्टर्न सेक्टर के अनुसार अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम आते हैं, जबकि यदि मिडिल सेक्टर में जाएंगे तो उत्तराखंड आता है और हिमाचल प्रदेश आता है, जबकि जो लद्दाख और अक्साई चीन वाला पार्ट है ना, वो ईस्टर्न सेक्टर में आ जाता है। तो इस प्रकार भारत ने ईस्टर्न सेक्टर, मिडल सेक्टर और वेस्टर्न सेक्टर के हिसाब से एलएसी को 3 पार्ट में डिवाइड करके रखा है कि इस प्रकार से इसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी सेनाओं को दी जाती है। देखिए, एलएसी हजारों किलोमीटर लंबी रेखा है। ये सीमा रेखा जो है, इस पे पूरे सीमा रेखा पे भारत और चीन के बीच विवाद नहीं है। इस पे कुछ जगह ऐसा है जहां भारत और चीन दोनों देशों के बीच विवाद है, दोनों देश आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं। ऐसा नहीं है कि पूरे एलएसी, जो पूरा एलएसी है वो चीन और भारत के बीच में, वो पूरे जगह पे विवाद नहीं है। उसके कुछ पॉइंट है जिसको आइए हम लोग आगे समझते हैं। देखिए, एलएसी पर जो सबसे बड़ा विवादित क्षेत्र है ना, वो है अक्साई चीन। अक्साई चीन जो कि इस समय चीन के नियंत्रण में है, लेकिन वो भारत का जमीन है। दरअसल 1962 में जब भारत और चाइना के बीच वार हुआ, उसमें भारत को अपना यह अक्साई चीन के हाथों गंवाना पड़ा। भारत को जब शर्मनाक हार हुई तो उस समय अक्साई चीन पे चीन का नियंत्रण था। अब भारत चूंकि हारने वाला देश था, अतः एक कुछ ज्यादा नहीं कर सका, उसे अपनी जमीन चीन को देनी ही पड़ी और इसको एक्सेप्ट करना पड़ा। तब से 1962 से ये जमीन चीन के पास है और ये भारत और चीन के बीच एलएसी पर सबसे बड़ा विवाद है। भारत कहता है अक्साई चीन मेरा है, उसे वापस करो, जबकि चीन इसको देने से मना करता है। चीन कहता है कि 1962 में के बार में तुम हार गए हो और हम इसे जीत चुके हैं, तो अब हम तुमको नहीं देने वाले हैं। देखिए, दूसरा है पेंगोंग त्सो झील। यह हिमालय क्षेत्र में स्थित है। आपको मैं बता दूं कि ये जो पेंगोंग त्सो झील है वो समुद्र तल से 14,000 फीट की ऊंचाई पर है और एक टोटल 134 किमी लंबी है, जिसमें से 45 किलोमीटर एरिया भारत के सीमा में है, जबकि इसका 90 किलोमीटर एरिया चाइना के सीमा में है। ये भी एक पेंगोंग त्सो झील के पास भी एक विवादित क्षेत्र है, जहां भारत और चीन के सेनाओं के बीच हमेशा से ही झड़प होता रहा है और एक भारत और चीन के बीच विवाद वाला क्षेत्र माना जाता है। एलएसी पर तीसरा विवादित क्षेत्र है गलवान घाटी। यह अक्साई चीन और चीन के बीच स्थित भारत चीन सीमा के पास स्थित है। गलवान घाटी एक्सीडेंट आपने सुना ही होगा, जो कि 2020 में हुआ था। 2020 से ये जगह काफी सुर्खियों में है, गलवान घाटी। गलवान घाटी भी एक एलएसी पर भारत और चीन के बीच बहुत ही विवादित क्षेत्र है। 2020 में जब यहाँ पे झड़प हुआ था तो चीनी सैनिक यहाँ पे पूरी तैयारी के साथ आए थे, क्योंकि चीन को अभी बताया ना, चीन के सेनाओं की आदत है दूसरे देशों की सेना के साथ अतिक्रमण करना, उनके जमीनों को अतिक्रमण करना और दूसरे देश की सेनाओं के साथ झड़प करना, और इस प्रकार की आक्रामकता से वो दूसरे देशों की जमीनों को हड़पता है। ऐसा भारत भी उसके अतिक्रमण का सामना करता रहता है। तो 2020 में उसके सैनिक पूरी तैयारी के साथ आए थे। वो जो बड़े बड़े डंडे होते हैं उसमें वो कटीले तार लपेट करके लेकर के यहाँ पे आए थे हमारे सैनिकों से लड़ने के लिए। अब हमारे सैनिकों को पता नहीं था। अब जब वो आए तो हमारे सैनिक जब उसको खदेड़ने गए तो उस कटीले तार वाले डंडे से भारतीय सैनिकों पर हमला कर दिए। इससे भारत के 20 सैनिक शहीद हुए। जबकि चीन इतना छोटा देश है कि उसने अपने सैनिकों का डाटा ही नहीं जारी किया कि कितने सैनिक मारे गए। बाद में जब ऑस्ट्रेलिया में एक रिपोर्ट प्रकाशित हुई कि चीन के इसमें लगभग 40 सैनिक मारे गए हैं, तो उसे पूरे विश्व में उसकी काफी किरकिरी हुई, उसे काफी मजाक बनाया गया सोशल मीडिया पर। तब उसकी जब किरकिरी होनी शुरू हुई तब जाकर उसने डाटा जारी किया कि उसके 4 सैनिक मारे गए थे, सीधे 10 गुना कम डाटा जारी किया। सोचिए चीन कितना बेशरम देश है कि उसने अपने मरे हुए सैनिकों का डेटा ही नहीं जारी किया, अपने शहीद सैनिकों का डेटा ही नहीं जारी किया कि कितने सैनिक उसके इस झड़प में मारे गए, क्योंकि वो जानता था कि यदि वो इस बात को एक्सेप्ट कर लेगा उससे उसके सैनिकों का मनोबल कम हो जाएगा। एलएसी पर जो चौथा विवाद है ना, वो डोकलाम के पास है। ठीक है, डोकलाम से भारत का लेना देना नहीं है, डोकलाम भारत के एलएसी पर स्थित नहीं है, वो भूटान और चीन का मैटर है। लेकिन क्या है, 2007 एग्रीमेंट के तहत भूटान की सुरक्षा की पूरी जिम्मेदारी भारत के पास है। भारत की सेनाएं वहां पे रहती हैं, भूटान ने कोई सेना नहीं रखी है। आपको जानकर हैरानी होगी कि भूटान ने कोई सेना नहीं रखी है, वहां पे भारतीय सेना जाती है और भूटान की रक्षा करती है। भूटान एक बहुत ही सुंदर देश है, वहां पे बहुत ही पर्यावरणिक माहौल है, वहां की 60% भूमि पूरे वृक्षों से भरी हुई है। इसके बारे में हम अलग से एक सेशन करेंगे, पहले हम इस मुद्दे को समझते हैं। दरअसल भूटान की सुरक्षा की जिम्मेदारी 2007 से ही भारत के पास है। भारत वहां की सीमाओं की सुरक्षा करता है।
दोनों देशों ने एग्रीमेंट किया हुआ है कि एक दूसरे की सुरक्षा के प्रति रिस्पॉन्सिबल रहेंगे। अतः जब डोकलामा विवाद हुआ, भारत का भी उसमें हित था डोकलामा विवाद में, जब 73 दिनों तक दोनों देशों के सैनिक एक दूसरे के काफी करीब रहे थे, ऐसा लग रहा था कि उस समय भी वार होने की संभावना है 2017 में। उस समय हुआ क्या था कि सिलीगुड़ी जो हम लोग का है ना, जिससे पूर्वोत्तर राज्यों को जोड़ने वाला जो कॉरिडोर है हम लोगों का, सिलीगुड़ी कॉरिडोर, जो कि हम लोग के देश से पूर्वोत्तर राज्यों को जोड़ता है, वहां से जो डोकलामा है ना वो काफी नजदीक है और एक ऊंचाई वाला एरिया है। चीन वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर के तहत सैनिकों के आवाजाही के लिए एक सड़क का निर्माण कर रहा था। भारत ने उसको रोक दिया क्योंकि वह एक ऐसा क्षेत्र था जहां यदि चीन को निर्माण करने दिया जाता तो चीन वहां से हमारी पूरी सिलीगुड़ी कॉरिडोर पे नियंत्रण रख लेता, वहां से ही वो देख लेता कि यहाँ से क्या आ रहा है क्या जा रहा है। तो यह भारत के लिए बहुत ही चिंता का विषय हो जाता। इससे भारत ने उसका विरोध किया और भारत ने उसको रोक दिया। तो वो भूटान और चीन के बीच का विवाद था, लेकिन भूटान की चूंकि सुरक्षा की जिम्मेदारी भारत के पास है, अतः भारत ने भी उसका साथ दिया और जाकर के उस इंफ्रास्ट्रक्चर के तहत जो रोड का निर्माण कर रहा था चाइना अपने सेना के लिए, उसको जाकर भारत ने रुकवाया। तवांग भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है भारत और चीन के बीच का, क्योंकि जो चीन है ना वो तिब्बत को तो कब्जा कर ही चुका है। वो कहता है जो अरुणाचल प्रदेश है ना वो अरुणाचल प्रदेश के 5 जगहों को बताता है, कहता है कि ये उसकी 5 उंगलियां हैं, ये उसका पंजा है। वो कहता है कि तिब्बत पंजा था, और जो अरुणाचल प्रदेश को 5 जगहों को कहता है वो कहता है इसकी उंगलियां, जिसमें तवांग का भी क्षेत्र आता है। दरअसल तवांग में 1962 में चीनी आर्मी चली आई थी, तवांग पे चीनियों ने कब्जा कर लिया था चीनी आर्मी ने, क्योंकि चूंकि डिप्लोमेटिक तरीके से यदि देखा जाए तो उस समय उसकी जो वहां की ग्राफिकल डिजाइन था ना वो चीन के पक्ष में नहीं था, अतः चीन वहां से छोड़कर उसको फिर रिटर्न चला गया। लेकिन अब भी वो उस क्षेत्रों पर दावा करता है। आप लोग कभी कभी न्यूज में सुने होंगे कि वो उन जगहों का नाम ही चेंज कर देता है, तो कभी कुछ करता है तो कभी कुछ करता है। वो भारत को परेशान करने के लिए करता है, लेकिन वो चूंकि भारत के नियंत्रण में है तो वो कुछ कर नहीं सकता है, लेकिन वो उस पर अपना दावा करता है। इस प्रकार तवांग भी अरुणाचल प्रदेश का एक अभिन्न हिस्सा है, लेकिन चीन इस पर अपना दावा करता है, जिसको लेकर भारत और चीन में एक विवाद खड़ा हो गया। इसको भी लेकर भारत और चीन के बीच में एक कड़ा विवाद है। इतने सारे विवादों के बाद आपके दिमाग में एक बात आता होगा कि जो भारतीय सैनिक और चीनी सैनिक है वो इतने सारे झड़प करते हैं, लेकिन वो एक दूसरे पे फायरिंग क्यों नहीं करते हैं? जैसा कि भारत पाकिस्तान बॉर्डर पे होता है, एलओसी पर होता है, एलओसी से हमेशा खबरें आती रहती हैं कि यहाँ पर फायरिंग हो गई, बम अटैक हो गया, लेकिन ऐसा एलएसी पे क्यों नहीं सुनाई देता है? भारत चीन सेना के बीच ऐसा क्यों नहीं होता है? तो इसके पीछे एक बहुत बड़ा रीजन है। इसके पीछे का रीजन है कि 1962 में जब इंडिया चाइना वार खत्म हुआ तो भारत और चीन के रिश्तों में काफी खटास आ गई थी, जिसे दूर करने के लिए उस समय भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री 1993 में जो भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री थे पीवी नरसिम्हा राव, उन्होंने चीन की यात्रा की इस खटास को दूर करने के लिए। वहां पर गए तो वहां के चीनी राष्ट्रपति से मिले और वहां पर एक एग्रीमेंट साइन हुआ। वहां पर एक एग्रीमेंट साइन हुआ एलएसी पर शांति और स्थिरता के लिए। वो एग्रीमेंट क्या था? उस एग्रीमेंट में ये लिखा गया था कि दोनों देश एक दूसरे के खिलाफ बल या सेना का प्रयोग नहीं करेंगे। और दूसरी बात उस एग्रीमेंट में ये थे कि यदि किसी देश का नागरिक या पेट्रोलिंग करते हुए हमारे देश के जवान यदि एक दूसरे की सीमा में चले जाते हैं तो वे जिस देश की सीमा में गए रहेंगे वो देश उसको सूचित करेगा, तो वो फौरन अपने देश में चला आएगा। नहीं तो यदि उसको पकड़ लिया गया तो फिर उस देश को उसको स्थानांतरित कर दिया जाएगा, हस्तांतरित कर दिया जाएगा उस देश को, ना कि उसको पकड़ करके टॉर्चर किया जाएगा। तो इस प्रकार ये 2 एग्रीमेंट उसमें पीवी नरसिम्हा राव जब चीन की यात्रा पर गए 1993 में, तो इन 2 महत्वपूर्ण एग्रीमेंट किए गए एलएसी पर शांति और स्थिरता के लिए। इसके ठीक 3 साल बाद 1996 में चीन के राष्ट्रपति शियांग जेमिन वो भारत आए। भारत और चीन के रिश्तों को खटास को दूर करने के लिए वो भारत आए और 1996 में भी एलएसी पर शांति और स्थिरता के लिए वहां पे भी कई प्रकार के एग्रीमेंट हुए। 5 एग्रीमेंट ऐसे साइन हुए जो कि एलएसी पर शांति और स्थिरता के लिए बनाए गए। इसके अनुच्छेद 6 में लिखा गया था कि बॉर्डर के 2 किलोमीटर एरिया में, बॉर्डर जो एलएसी है उसके 2 किलोमीटर चाइना की तरफ और 2 किलोमीटर इंडिया की तरफ, जो दोनों देश की सेना किसी प्रकार का युद्धाभ्यास नहीं करेंगे, गोली कोई नहीं चलाएगा इन 2 किलोमीटर के एरिया में, और इसके अलावा इन 2 किलोमीटर के एरिया में किसी प्रकार का रिसर्च भी नहीं किया जाएगा, ना ही किसी प्रकार के केमिकल या फिर किसी प्रकार के जो जैविक हथियार हैं उनका यूज किया जाएगा। इस प्रकार 2 किलोमीटर के एरिया में इन सारी चीजों को प्रतिबंधित कर दिया गया। यही कारण है कि जब पेट्रोलिंग करने भारतीय सेना या चीनी सेना अपने बॉर्डर पर जाती है, बॉर्डर पर पेट्रोलिंग के दौरान
उनकी जो बंदूक होती है उसमें एक भी गोली नहीं दिया जाता है, क्योंकि हो सकता है कि जो सैनिक है वो उत्तेजना में गोली को फायर कर दे। हालांकि उनको ट्रेनिंग दी जाती है अच्छे से कि इस प्रकार की गलतियां नहीं करेंगे, लेकिन है तो इंसान ही, गलती हो सकती है। क्योंकि आप ही सोचिए, जिस प्रकार का हम लोग का गलवान वैली इंसिडेंट हुआ था, यदि उस समय सैनिकों के बंदूक में गोलियां होती तो क्या वे मानते? क्या वे इस समझौते को देखते? नहीं, वे उसमें फायरिंग कर देते, जिससे एक बहुत बड़ा विवाद क्रिएट हो जाता। इसी प्रकार की शांति और स्थिरता बनाए रखने के लिए इस प्रकार के समझौते किया गया था, जिसका पालन दोनों देश की सेनाएं करती हैं। देखिए, फिलहाल न्यूज ये है कि चीन ने 4 जगहों से, जो एलएसी के 4 जगह विवादित क्षेत्र हैं, वहां से उसने अपने सैनिकों को पीछे ले लिया है। इन 4 जगहों में गलवान घाटी का भी नाम है, जहां से चीन ने अपने सैनिकों को पीछे किया है। लेकिन केवल चीन ने ही वहां से अपने सैनिकों को पीछे नहीं किया, भारत को भी अपने सैनिकों को पीछे करना पड़ा है। जैसा कि हाल ही में अभी जयशंकर साहब जब गए थे स्विट्जरलैंड की यात्रा पर, तो उन्होंने उसमें बताया कि 75% जो सीमा विवाद है वो सॉल्व हो चुका है। वो उन्हीं 4 जगहों के बारे में बात कर रहे थे, जहां से दोनों देशों की सेनाएं ने अपने बातचीत के माध्यम से 21 कमांडर तौर की बातचीत हुई, जिसके बाद से मंत्रियों की बातचीत हुई, और इस प्रकार बातचीत करके इस सीमा विवाद को हल किया गया। और दोनों देश की सेनाएं एक दूसरे की स्थान पर जो थी, वहां से वो दोनों कुछ दूरी पर चाइना की सेना पीछे गई और फिर कुछ दूरी पर इंडिया की सेना पीछे। इस प्रकार सीमा विवाद को हल किया गया। लेकिन ऐसी न्यूज निकल कर आ रही है कि ये रूस की मध्यस्थता के कारण ऐसा हुई, कि रसिया ने इसमें मध्यस्थता की है, जिसके बाद दोनों देशों का विवाद हल हुआ है। ये बात तो सही है कि रूस की मध्यस्थता के कारण हुआ है, ठीक है, लेकिन आपको क्या लगता है कि इसमें केवल भारत का हित है, कि रूस ने केवल भारत और चीन के हितों के लिए ऐसा किया है? तो नहीं, ये बात बिल्कुल गलत है। इसमें रूस का भी हित है, भारत का भी हित है और चीन का हित है। अब आप लोग सोचेंगे कि इसमें रूस का क्या हित है, तो देखिए, रूस का हित यह है कि रूस देख रहा है कि इस समय जियो पॉलिटिक्स में भारत अमेरिका के काफी नजदीक जा रहा है। भारत अमेरिका से काफी ज्यादा हथियार खरीद रहा है, जिसमें प्रेडेटर ड्रोन हो गया, अपाचे हेलीकॉप्टर हो गया, जहाजों के इंजन का निर्माण के एग्रीमेंट हो गया। तो इस प्रकार के कई प्रकार के एग्रीमेंटों के कारण जो भारत है वो अमेरिका के काफी नजदीक जा रहा है। और जब रूस इस प्रकार का भारत से विरोध दर्ज कराता है, तो भारत कहता है कि चीन के कारण अमेरिका के नजदीक जा रहा है, क्योंकि भारत की एक सुरक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है कि वो अमेरिका को साथ लेकर चले, क्योंकि अमेरिका के साथ ही भारत क्वाड में सम्मिलित है, और वो भी चीन के कारण ही उस क्वाड में सम्मिलित है, क्योंकि भारत अपनी सुरक्षा चिंताओं के कारण अमेरिका और पश्चिमी देशों का सहारा ले रहा है। इससे रूस ने सोचा कि क्यों ना भारत और चीन के बीच की सीमा विवाद को हल किया जाए, और उसने इस प्रकार हल करने की दिशा में प्रयास किया, क्योंकि रूस भी जानता था कि इस समय जियो पॉलिटिक्स में भारत और जो रूस के रिश्ते हैं उस पर काफी प्रेशर आ रहा है, क्योंकि भारत भी चीन से प्रभावित है और रसिया भी यूक्रेन से प्रभावित है। तो जो रसिया है वो पश्चिमी देशों का विरोधी है और भारत पश्चिमी देशों के साथ जा रहा है, तो इस प्रकार दोनों के रिश्तों में काफी प्रभाव आ रहा था, जिसको देखते हुए रसिया ने इस प्रकार की मध्यस्थता की कि भारत और चीन को एक साथ लाया जाए। अब देखते हैं चीन का हित क्या है। दरअसल चीन का हित यह है कि अब हिमालयी क्षेत्र में भीषण ठंडी का मौसम आने वाला है। अब भीषण ठंडी में वहां का टेम्परेचर -50 डिग्री पहुंच जाता है, और चूंकि जो चाइनीज नटूरे होते हैं वो खाते हैं चाउमीन बर्गर, उन लोगों से वो ठंडी बर्दाश्त नहीं होती है। और जो हमारे देश के सैनिक है, भारतीय सैनिक है, वो हम लोग के यहाँ के गोरखा सैनिक होते हैं, पंजाब रेजिमेंट के, सिख रेजिमेंट के सैनिक होते हैं, बिहार रेजिमेंट के सैनिक होते हैं, यूपी बिहार उत्तराखंड सब जगह से सैनिकों को ले जाया जाता है, जो कि ठोस खाना खाते हैं, जिसके कारण उनकी जो वहां पे रहने की क्षमता वो काफी अधिक है। आप इस बात का अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं कि जब 2020 में गलवान वैली इंसिडेंट हुआ, जिसके बाद से वहां पर दोनों देश ने अपने सैनिकों को तैनात किया, इसके बाद से चाइना अपनी ठंडी के मौसम में 12 रेजिमेंटों को बदल चुका है। वहां पर उसके रेजिमेंट परेशान हो जा रहे थे, वहां ठंडी को बर्दाश्त ही नहीं कर पा रहे थे, बीमार पड़ जा रहे थे, जबकि भारत की एक ही रेजिमेंट वहां पे डटी हुई है। इस बात का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि चाइनीजों को ठंडी बर्दाश्त ही नहीं होती, क्योंकि यहाँ पे ठंडी बहुत ज्यादा होती है, और उन लोगों को जो उतनी ठंडी वाले क्षेत्र में रहने का कॉस्ट आता है ना, वो भी काफी ज्यादा आता है। हालांकि कास्ट तो भारत का भी आता था, क्योंकि भारत ने वहां पे भी रखा था, लेकिन भारत का कॉस्ट कम इसलिए आता था क्योंकि भारत के सैनिकों में ठंडी बर्दाश्त करने की क्षमता काफी अधिक थी, जो कि चीन के सैनिकों में नहीं थी। तो इस प्रकार चीन इस बातों से बहुत ही परेशान हो चुका था, क्योंकि अब फिर से ठंडी आने वाली थी, तो फिर से चीन का बहुत ज्यादा खर्चा पड़ता उनको रखने में, और कई प्रकार के रेजिमेंटों को चेंज करना पड़ता। और भारत जो चीन है वो इसमें ताइवान इशू का भी सामना कर रहा है, इसमें उधर जापान और अमेरिका का भी आक्रामकता का भी सामना कर रहा है। इससे चीन परेशान हो चुका था। इसे चीन भी चाहता था कि इन जो बॉर्डर इशू है उसको जल्दी से जल्दी खत्म किया जाए, और जो भारत को देखा जाए तो भारत पहले से ही कह रहा था कि यदि तुम इस बॉर्डर इशू को खत्म नहीं करोगे तो हमारे और तुम्हारे व्यापारिक रिश्ते ही प्रभावित होंगे, हमारे तुम्हारे संबंध सही नहीं रहेंगे। तो इस प्रकार भारत, रूस और चीन तीनों के हित हैं इस बॉर्डर इशू को खत्म करने में। तो
यहीं पर हम इस वीडियो को खत्म करते हैं। यदि वीडियो अच्छा लगा आपको, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा।